आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसे बोला जाता है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। मान लो मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा कि भाई साहब कैरेक्टर क्या होता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पर क्या बोलेंगे कि सर कैरेक्टर का मतलब होता है अल्फाबेट। अब अल्फाबेट्स की अगर बात की जाए तो अल्फाबेट्स मतलब क्या, कैपिटल ए या मान लीजिए बी या सी, कहां तक, जेड तक, ये आपके अल्फाबेट्स हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने यहाँ पे बोला स्मॉल ए बी सी, कहाँ तक, जेड तक, तो ये भी सब क्या है आपके अल्फाबेट्स हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर की बात करूं तो कैरेक्टर में अल्फाबेट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट कैरेक्टर में अल्फाबेट्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सारी चीजों को अपन यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो कैरेक्टर का मतलब अल्फाबेट नहीं होता है। हां, कैरेक्टर में अल्फाबेट होते हैं, मतलब सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो अल्फाबेट इज अ सबसेट ऑफ कैरेक्टर। अल्फाबेट इज अ पार्ट ऑफ कैरेक्टर, बट अल्फाबेट इज नॉट ओनली कैरेक्टर, रिमेंबर। सो अगर मैं यहां पर कैरेक्टर की बात करूं तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में अगर मैं कैरेक्टर को यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो कैरेक्टर का मतलब होता है सिंबल। अब सिंबल मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल। सिंबल की अगर बात की जाए तो सिंबल को अगर मैं बहुत ज्यादा सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो सिंबल का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी चीज को इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम या इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो तो वो हर चीज क्या कहलाती है, सिंबल। अब मेरे पॉइंट को यहां पे ध्यान से समझिएगा प्लीज। देखिए, नॉर्मली जब भी अपन कोई चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी चीज को अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मान लो मेरा पहला रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मैं किसी भी चीज को बोलकर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैंने यहां पे बोला हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, तो यहां पर मैंने चीजों को बोलकर रिप्रेजेंट करा है, मतलब मैंने ओरल रिप्रेजेंटेशन का यूज किया है। बट अगर मैं चाहूं तो किसी भी चीज को मैं बोलने के बजाय मैं लिखकर या फिर हैंड मूवमेंट्स का यूज करके या फिर किसी अदर तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इवन आई कॉन्टेक्ट का भी यूज कर सकता हूं। बट प्रोग्रामेटिकली सिंबल का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए अपन एक सिंपल से एग्जांपल पे आते हैं। मान लो कि मैंने यहां पर आपसे कहा ए। अब इस ए की बात की जाए तो ए एक ओरल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने चीजों को आपको बोल के बताया है, ठीक है, या बी या सी या डी। बट मान लो कि आज मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है और मेरी ताकत नहीं कि मैं बोल पाऊँ, तो इस केस में क्या करा मैंने आपके सामने कुछ ऐसा किया। अब व्हाट इज इट, ये क्या है, ये ए है, यस नो, इट्स नॉट ए। अगर इसकी बात की जाए तो इट्स नॉट ए, इट्स अ सिंबल ऑफ ए। अगर मैं ए को बोल रहा हूं, मैं बी बोल रहा हूं या सी बोल रहा हूं, तो बोलने के लिए मुझे किसी सिंबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर मैं किसी चीज को ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ शेप अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो मैं किसका यूज करूंगा, सिंबल का। तो ये ए नहीं है, ये ए का सिंबल है। जस्ट लाइक मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भैया एक काम करो, एडिशन करो। अब एडिशन तो मैंने बोल के बताया, बट इसी चीज को अगर मैं सिंबॉलिकली बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, कुछ इस तरीके से कि मुझे एडिशन करना है या प्लस करना है। या फिर अगर मैंने बोला बी तो बी मैंने बोला, बट इसका सिंबल क्या होगा, ये। अगर मैंने बोला Z तो Z का सिंबल क्या होगा, ये। अगर मैंने बोला P तो P का सिंबल क्या होगा, नहीं ना, ये P का सिंबल नहीं है, ये किसका सिंबल है, S का। तो नॉर्मली किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक बोलकर ओरल रिप्रेजेंटेशन, और एक उस चीज को लिखकर। तो जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी शेप का यूज करते हैं, समझना ध्यान से, हम किसका यूज करते हैं, किसी ना किसी शेप का। अगर मैं आप सभी की बात करूं तो आप सभी ने बचपन से एबीसीडी सीखी है या रटी है, जो भी, आपने एबीसीडी को सीखा नहीं है, आपने उसे रटा है। बचपन में आपको अलग अलग शेप को रटाया गया और बोल दिया कि भैया ए होता है। रिमेंबर, ध्यान रखना, अगर मान लो कि आप एक छोटे से बच्चे को एबीसीडी सिखा रहे हो या उसको लिखना सिखा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, बेटा एक काम कर, एक डंडी ऐसी खींच, एक डंडी ऐसी खींच और बीच में एक डंडी और लगा दे, और इसको क्या बोलना, ए। आपने क्या बोला, इसको क्या बोलना, ए। ये ए नहीं है, ये ए का सिंबल है, रिमेंबर, डन।
बी कैसे बताओगे बेटा? एक काम कर, दो आधे गोले बना और फिर एक डंडी और लगा दे, इसको बोल देना बी। तो व्हाट इज इट? इट्स नॉट बी, इट्स अ सिंबल ऑफ बी। तो अगर आप किसी भी चीज को ग्राफिकली लिखना चाहते हो, इन द फॉर्म ऑफ शेप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप किसका यूज करते हो? सिंबल्स का। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, नॉर्मली जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक वर्ड यूज करा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर मैंने बोल के बताया, तो उसको अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूंगा तो कैसा लिखूंगा? कुछ इस तरीके से कि मैंने एक पूरा पर्टिकुलर शेप बना दिया और देन मैंने क्या बोला कि ये एक कंप्यूटर है। डन। अगर मान लीजिए मैं कोई लैपटॉप की बात करता हूं तो मैं क्या करूंगा? यहां पर एक शेप कुछ इस टाइप से क्रिएट कर दूंगा। डन। और देन मैं क्या बोल दूंगा? इट्स अ लैपटॉप, समथिंग लाइक दैट। तो इसी तरीके से अगर जैसे लैपटॉप का अपना एक शेप हो सकता है, कंप्यूटर का अपना एक शेप हो सकता है, उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं ए, तो ये क्या ए का शेप नहीं हो सकता है? रिमेंबर, तो व्हाट इज इट? इट्स अ सिंबल ऑफ ए। अब यहां पर ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो जो ह्यूमंस होते हैं उनके समझने का जो तरीका है, हमारी बात की जाए तो हम चीज़ों को कैसे समझते हैं? हमारे समझने का जो तरीका है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे अगर मान लीजिए मेरी बात की जाए तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। तो जब बचपन में मैंने हिंदी लैंग्वेज को सीखा था तो वहाँ पर मुझे हिंदी के सिंबल सिखाए गए थे। जस्ट लाइक मुझे बताया गया था कि ये अ होता है, ये क होता है, ये ख होता है। तो अगर इसकी बात किया तो ये क्या है? ये एक हिंदी लैंग्वेज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ए, बी, सी, डी, ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा। तो सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो किसी ह्यूमन का समझने का तरीका क्या होता है? वो चीजों को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल समझता है, इन द फॉर्म ऑफ शेप। डन। तो मेरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, बट जिस तरीके से हमारा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसी तरीके से अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो आपको ये चीज पता होगी कि कंप्यूटर का भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है और कंप्यूटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है 0 और 1। अब 0 और 1 की बात की जाए तो इसको नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं? बाइनरी। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर 0 और 1 को अगर मैं इंटरनली बात करूं तो ये जो होते हैं वो वोल्टेज की स्टेट्स होती हैं, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, बट उसके डेप्थ में अपन नहीं जाएंगे। तो अभी आप ये मान के चलो कि जो कंप्यूटर होता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है 0 और 1, मतलब क्या? बाइनरी। अब एक प्रॉब्लम है, जैसे मेरी बात की जाए, मैं एक ह्यूमन हूं, मेरी बात की जाए तो मेरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? मेरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ए, बी, सी, डी, इस तरीके से, या क, ख, ग, घ, ये मेरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और कंप्यूटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है यहां पर? वो है आपका बाइनरी 0 और 1। अब यहां पर एक सिंपल से एग्जांपल पे आते हैं। मान लो कि कोई दो पर्सन है, मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्सन ये है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति की अगर बात की जाए तो इसका नाम ए है और इसे एक लैंग्वेज पता है, वो लैंग्वेज कौन सी है? मान लीजिए हिंदी। डन। और इसके अलावा मान लीजिए एक और पर्सन अवेलेबल है और ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम मान लीजिए फॉर एग्जांपल बी, और बी की बात की जाए तो बी एक लैंग्वेज जानता है, मान लो फॉर एग्जांपल वो लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश। डन। अब मान लो कि जो ए पर्सन है वो इस बी पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहता है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो ए है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, मतलब उसको क, ख, ग, घ ये चीजें पता है। और बी की बात की जाए तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इंग्लिश है, मतलब उसको ए, बी, सी, डी ये सारी चीजें पता है। अब अगर इस ए व्यक्ति की बात की जाए तो ए को अगर बी से कम्युनिकेट करना है तो वो बी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ बी की लैंग्वेज अलग है। और सेम एज इट इज अगर बी की बात की जाए तो बी अगर ए से कम्युनिकेट करना चाहता है तो जो बी है वो ए से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ए की लैंग्वेज है वो अलग है। इस केस में अगर ए और बी को आपस में कम्युनिकेट करना है तो नॉर्मल सिनेरियो में वो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। इस केस में मान लीजिए कि आपके पास में कोई थर्ड पर्सन अवेलेबल है, ये एक भाई साहब है, इन भाई साहब का नाम मान लो फॉर एग्जांपल सी है, और ये जो भाई साहब है ये अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, अर्थात इनको हिंदी लैंग्वेज भी आती है मान लो, और इनको इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है। तो इस केस में सी व्यक्ति का रोल क्या होगा? इस सी पर्सन की अगर बात की जाए इसका रोल होगा यहां पर एज ए ट्रांसलेटर। ये क्या करेंगे? ये ए पर्सन से इंस्ट्रक्शन लेंगे हिंदी में और उसको कन्वर्ट कर देंगे इंग्लिश में। बी इनको रिप्लाई करेगा किसके अंदर? इंग्लिश में, और वो काय में कन्वर्ट कर देंगे? हिंदी में। तो अगर ए और बी की अगर बात की जाए तो ए और बी के बीच में
जो कम्युनिकेशन वर्क है वो कौन मेंटेन करवा रहा है? वो है आपका सी। सेम एज इट इज, मान लीजिए कि ये एक कंप्यूटर है, डन। और इस कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर एक लैंग्वेज जानता हो। लैंग्वेज कौन सी है आपकी? 0 और 1 बाइनरी। और मेरी बात की जाए, मैं एक डेवलपर हूं मान लो, और मैं एक लैंग्वेज जानता हूं। लैंग्वेज कौन सी है? मान लो इंग्लिश, डन। अब सपोज मान लीजिए कि मैंने मेरे कीबोर्ड से एक इनपुट दिया हेलो। अब इस हेलो की अगर बात की जाए तो हेलो इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हेलो अगर मान लीजिए कंप्यूटर के पास जाएगा तो कंप्यूटर को यहां पे ये चीज समझ में नहीं आएगी कि ये लिखा क्या है, वॉट एवर। सेम एज इट इज, मान लो कि कंप्यूटर ने अगर आपको रिप्लाई कर दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1011001101111, कंप्यूटर आपको हाय बोलना चाह रहा है, तो भैया ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका और मशीन का दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या है? अलग अलग है। इसी केस में जिस तरीके से यहां पे सी पर्सन अवेलेबल है, जो क्या कर रहा था, जो एज ए कन्वर्टर वर्क कर रहा था किसके बीच में? ए और बी के बीच में, उसी तरीके से हमारी बात की जाए तो हमारे और मशीन के बीच में एक सिस्टम वर्क करता है जिसे बोला जाता है आस्की, ASCII। सो आस्की की बात की जाए तो आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब यहां पर अगर आप लास्ट दोनों वर्ड्स को देखोगे, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मतलब क्या? एक इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी इंफॉर्मेशन में इंटरचेंज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे यहां पर आस्की का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आस्की की बात की तो आस्की का यूज क्या होता है? आस्की की बात की जाए तो आस्की एक प्रकार का कोडिंग सिस्टम है या एक कोड सिस्टम है जिसका यूज करके हम कोई भी ह्यूमन किसी मशीन से कम्युनिकेट कर सकता है। अब यहां पे पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा प्लीज। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन की बात की, उसको एक लैंग्वेज पता हो। लैंग्वेज कौन सी है? मान लीजिए इंग्लिश। तो उसको पता है ए क्या होता है, बी क्या होता है, जेड क्या होता है। और उसी जगह पर अगर मशीन की बात करें, वो एक लैंग्वेज जानती हो। लैंग्वेज कौन सी है आपकी? बाइनरी, 0 एंड 1, दैट्स इट। अब मान लो कि अगर आपने कीबोर्ड से कोई इनपुट दिया और इनपुट क्या है? मान लो ए। अब इस ए की बात की जाए तो जो ए होगा ये डायरेक्टली मशीन के पास नहीं जाएगा। नॉर्मली ये ए सबसे पहले जाएगा इस आस्की सिस्टम के पास में, और इस आस्की सिस्टम में जितने भी कैरेक्टर हैं, हर कैरेक्टर का इंटरनली एक कोड डिसाइड कर दिया गया है। जैसे मैं अगर ए की बात करूं तो ए का इंटरनली एक कोड होता है और उस कोड को बोला जाता है 65। जैसे लाइक मान लीजिए आपने प्रेस करा कीबोर्ड से बी, तो यहां पर बी का भी क्या होता है? अपना एक कोड होता है, वो कोड होता है आपका 66। सेम एज इट इज, अगर मान लीजिए आपने कीबोर्ड से प्रेस करा कैपिटल जेड, तो यहां पर जेड का भी एक कोड होता है और जेड का कोड होता है आपका 90। सेम एज इट इज, अगर मान लो आप स्मॉल कैरेक्टर की बात करोगे, स्मॉल ए, बी और सी, तो उनका भी क्या होता है? कोड होता है, वो होता है जैसे ए का कोड होता है आपका 97 और स्मॉल जेड का जो कोड होता है वो होता है आपका 122। तो इस तरीके से जितने भी कैरेक्टर होते हैं, रिमेंबर अल्फाबेट नहीं, कैरेक्टर, हर कैरेक्टर क्या होता है? इंटरनली एक कोड होता है, उस कोड को बोला जाता है आस्की कोड। डन। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं प्लस, तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पे प्लस का भी आपको कोई ना कोई कोड मिलेगा। हो सकता है कि प्लस का कोड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। प्लस का कोड मान लो फॉर एग्जांपल 24 है, ये पॉसिबल है। इवन आप जब कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करते हो, स्पेस, तो उसका भी क्या होता है? कोड होता है। तो स्पेस का कोड होता है 32, ध्यान रखना। तो हमारे कीबोर्ड पर जितने भी कैरेक्टर होते हैं, हर कैरेक्टर का इंटरनली क्या होता है? कोड। डन। और उस कोड को नॉर्मली बोला जाता है आस्की कोड। सो नॉर्मली अगर कोई ह्यूमन किसी मशीन से कम्युनिकेट करना चाहता है तो इस केस में वो एक आर्किटेक्चर का यूज करता है, इसको बोलते हैं आस्की। डन। अब मान लीजिए कि मैंने यहां पर आपके सामने लिखा ए, तो ए का आस्की कोड क्या है? ए का आस्की कोड है आपका 65, बिल्कुल सही। बी की बात करें तो बी का आस्की कोड क्या है आपका? 66, अति उत्तम। सी की बात करें, सी का आस्की कोड क्या है आपका? 67, बिल्कुल सही। बट मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि अ का आस्की कोड क्या है? अ, तो यहां पर आपको अ का आस्की कोड नहीं मिलेगा। अगर आपने बोला प,
तो प का आपको यहां पे आस्की कोड नहीं मिलेगा क्योंकि ये हिंदी अल्फाबेट्स हैं। और अगर आप आस्की के जो पहला वर्ड है बेटा वो क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड। अमेरिकन स्टैंडर्ड मतलब इस आस्की टेबल की बात की जाए तो इस आस्की टेबल में केवल और केवल इंग्लिश अल्फाबेट में ही अवेलेबल जितने कैरेक्टर हैं उनके कोड मिलेंगे आपको, अदर लैंग्वेज के कोड यहां पर सपोर्टेड नहीं होंगे। अब मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अगर मैं ए की बात करूं तो क्या ए का कोड इस टेबल में अवेलेबल है, हां या ना? बिल्कुल है। तो अगर इस ए का कोड इस टेबल में अवेलेबल है तो मैं ए को बोलूंगा कि जो ए है वो एक आस्की कैरेक्टर है, रिमेंबर। अब जैसे मैं अ की बात करूं तो अ का कोड क्या इस टेबल में अवेलेबल है? नहीं है। तो यहां पे मैं अ को आस्की कैरेक्टर नहीं बोल सकता। तो सिंपल वर्ड में अपन बोल सकते हैं वही सारे कैरेक्टर आस्की कैरेक्टर कहलाएंगे जिनकी एंट्री इस पर्टिकुलर टेबल में अवेलेबल है। डन। तो ए यहां पर क्या है, आस्की कैरेक्टर। डन। और ए की बात की जाए तो ए का कोड क्या है, 65। तो 65 को बोला जाएगा आस्की कोड, रिमेंबर। डन। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि भैया आपने कीबोर्ड से प्रेस करा ए की बात की जाए तो ए को इंटरनली एक कोड में कन्वर्ट कर दिया गया, वो कोड क्या है 65। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि भाई कंप्यूटर तो 01 जानता है। अब यहां पर क्या होता है, कंप्यूटर का एक इंटरनल आर्किटेक्चर होता है, उसको बोलते हैं बेटा बिट कन्वर्टर, जो क्या करेगा इस 65 जो कि एक डिजिट फॉर्मेट है उसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में, और वो जो बाइनरी होगा वो किसको मिल जाएगा, कंप्यूटर को। डन। सेम एज इट इज, अगर आपने कीबोर्ड से प्रेस करा बी तो बी किसके पास जाएगा, पहले आस्की के पास। आस्की उसको काय में कन्वर्ट कर देगा एक कोड के अंदर, और फिर कौन वर्क करेगा यहां पर वर्क करेगा आपका बिट कन्वर्टर, जो क्या करेगा इस 65 को काय में कन्वर्ट कर देगा 0 और 1 में, वो किसको दे देगा, मशीन को। तो नॉर्मली जब भी आप कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर प्रेस कर दो, जैसे मान लीजिए मेरे सामने कीबोर्ड रखा हुआ है, तो मैंने अगर कीबोर्ड से ए प्रेस किया है तो मेरे कंप्यूटर के पास ए नहीं जा रहा है, मेरे कंप्यूटर के पास जा रहा है ए का इंटरनल कोड, और वो कोड क्या है 65। डन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आस्की की बात करें तो आस्की में टोटल मिलाकर 256 कैरेक्टर के कोड अवेलेबल हैं, रिमेंबर। डन। अब इन 256 कैरेक्टर कोड की अगर बात की जाए तो उसको टोटल मिला के दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहले होते हैं जिनको बोला जाता है आस्की कैरेक्टर, और दूसरे होते हैं जिनको बोला जाता है एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर। नॉर्मली जब हम कोडिंग करेंगे तो कोडिंग करते समय हमें आस्की कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर की हमको कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। इन फ्यूचर जब आप जावा लैंग्वेज पढ़ोगे या कोई अदर लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहां पर एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर का कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। डन। क्योंकि वो लैंग्वेजेस जो हैं वो एक अलग कैरेक्टर सिस्टम पे वर्क करती हैं जिसको नॉर्मली बोला जाता है यूनिकोड। तो यूनिकोड हम अभी नहीं पढ़ेंगे, यूनिकोड को हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे जब आप जावा पढ़ेंगे। अब यहां पर आस्की कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो आस्की कैरेक्टर जितने भी होते हैं, वैसे आस्की कैरेक्टर टोटल मिला के 128 होते हैं। तो जितने भी आस्की कैरेक्टर होते हैं उन आस्की कैरेक्टर के कोड 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब आस्की कैरेक्टर का पहला कैरेक्टर का कोड क्या होगा, 0, और जो आखिरी कैरेक्टर है उसका कोड होगा 127। डन। सेम एज इट इज, अगर मैं एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर की बात करूं तो एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर भी आपके 128 है, मगर उनके जो कोड हैं वो 128 से स्टार्ट होते हैं, मतलब जहां पर आपके आस्की कैरेक्टर खत्म हो रहे हैं उसके बाद। डन। और खत्म होंगे यहां पर 255, मतलब शुरुआत कहां से हो रही है, 0 से, और खत्म कहां पर हो रहे हैं आपके 255, मतलब ओवरऑल मिला कितने कैरेक्टर कोड अवेलेबल हैं आपके पास में, 256। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब यहां पर अपन सबसे पहले बात करें आस्की कैरेक्टर के बारे में। वैसे एक्सटेंडेड की बात किया तो एक्सटेंडेड की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार रन करके ये चीज दिखा दूंगा कि एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर कौन से होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मैं यहां पर आस्की कैरेक्टर की बात करूं तो टोटल मिला के आपके पास में 128 आस्की कैरेक्टर अवेलेबल हैं। डन। अब इन कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो इनको नॉर्मली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी का नाम होता है जिसको बोला जाता है प्रिंटेबल। प्रिंटेबल मतलब क्या, वो कैरेक्टर जो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होंगे, दिखेंगे, विजिबल होंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्रिंटेबल कैरेक्टर।
और अगर बात करें अपन नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर की, तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर मतलब क्या? वो कैरेक्टर जो आपके स्क्रीन पर विजिबल नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके नॉन प्रिंटेबल। कई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि इंटरनली कुछ अलग पर्पस के लिए डिजाइन किए गए हैं। जस्ट लाइक एक कैरेक्टर होता है, इसको बोलते हैं EOF, एंड ऑफ फाइल। जब आप फाइल हैंडलिंग पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। एक कैरेक्टर होता है, इसको बोलते हैं नल। नल की बात की जाए तो नल में दो केस होते हैं, एक होता है नल पॉइंटर और एक होता है नल कैरेक्टर। इन चीजों को अपन पढ़ेंगे जब मैं आपको टॉपिक बताऊंगा स्ट्रिंग या फिर पॉइंटर्स। डन। तो उस समय इनकी जरूरत पड़ेगी। तो कई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो आपको विजिबल नहीं होंगे मगर होते हैं। डन। वो इंटरनली कुछ वर्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो प्रिंटेबल कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो प्रिंटेबल कैरेक्टर कौन कौन से हैं आपके? जैसे मान लो आपने बोला ए एक प्रिंटेबल कैरेक्टर है, बी एक प्रिंटेबल कैरेक्टर है, सी एक प्रिंटेबल कैरेक्टर है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके? प्रिंटेबल। और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कौन कौन से हैं आपके? तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर में जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया EOF, एंड ऑफ फाइल। ये एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, आपको दिखेगा नहीं। बोलते EOF हैं मगर ये आपको विजिबल नहीं होगा, इसको उसके कोड के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। एक कैरेक्टर होता है, इसको बोलते हैं नल। तो नल की बात की जाए तो नल भी जो होता है वो एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है। तो ऐसे और भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होते हैं। अगर प्रिंटेबल कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो प्रिंटेबल कैरेक्टर टोटल मिला के अवेलेबल हैं आपके पास में 95। रिमेंबर, 95 आपका प्रिंटेबल कैरेक्टर अवेलेबल हैं। और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर आपके होंगे टोटल मिला के 33। डन। तो ये आपके नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होंगे। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपने यहां पर कैपिटल A to Z की बात की। तो मान लो कैपिटल A ये है आपका और कैपिटल Z ये रहा। तो कैपिटल A to Z की बात की जाए तो इनके भी अपने कोड होंगे। तो कैपिटल A to Z का जो कोड होता है वो होता है आपका 65 से स्टार्ट होता है और खत्म कहां पर होगा? 90। सेम एज इट इज अगर मैं स्मॉल A to Z की अगर बात करूं तो उनके कोड क्या होंगे आपके? तो स्मॉल A to Z के कोड 97 से स्टार्ट होते हैं और खत्म होते हैं 122 पर। डन। इसके अलावा अगर मैं एक और टर्मोलॉजी पे आता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा 0 to 9, तो इनके भी क्या होंगे? अपने कोड होंगे। तो 0 का कोड होता है आपका 48 और 9 का कोड होता है आपका 57। तो इनके भी अपने कोड होंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें बच गई हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, लेस देन, ग्रेटर देन, ये जितने सिंबल्स हैं आपके, इन सिंबल्स के भी क्या होंगे? अपने अपने कोड होंगे। डन। ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली जब रन करके बताऊंगा तो आपको सभी के कोड अलग अलग दिख जाएंगे। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लॉजिकली सोचने में बहुत काम करेगा। देखिए, जस्ट लाइक मैंने अगर ए की बात करी, आप एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पे ए का कोड क्या है? 65 और स्मॉल ए का कोड क्या है? 97। अब एक चीज नोटिस करिए, कैपिटल कैरेक्टर ए और स्मॉल कैरेक्टर ए, इन दोनों के बीच में 32 का डिफरेंस है। ये चीज ध्यान रखना। सेम एज इट इज अगर मैं कैपिटल बी की बात करूं और स्मॉल बी की बात करूं तो इनके बीच में भी डिफरेंस जो है वो कितने कैरेक्टर का है, कितने नंबर का है? 32 का डिफरेंस है यहां पे। अगर मैं कैपिटल जेड की बात करता हूं, स्मॉल जेड की बात करूंगा तो यहां पे भी कितने का डिफरेंस है? 32 का। क्योंकि कैपिटल जेड का कोड क्या होता है? कैपिटल जेड का कोड होता है 90 और स्मॉल जेड का कोड क्या होता है? 122। कितने का डिफरेंस है आपका? 32। अब आपको कैरेक्टर के ऊपर कोई लॉजिकल प्रोग्राम बनाना है। जस्ट लाइक एक प्रोग्राम आएगा जिसमें अपन बात करेंगे कि कैपिटल कैरेक्टर को स्मॉल कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आप एक चीज नोटिस करो, कैपिटल कैरेक्टर कौन है? ए। स्मॉल कैरेक्टर कौन है? स्मॉल ए। सिंपल। 65 में 32 एड ऑन कर दो, अपने आप काय में कन्वर्ट हो जाएगा? स्मॉल कैरेक्टर में। और अगर स्मॉल को मुझे काय में कन्वर्ट करना है? कैपिटल में। तो 97 में 32 माइनस कर दो, कैपिटल कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत काम आएगा, ध्यान रखिएगा प्लीज। डन। तो ये पॉइंट कि जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं कैपिटल और स्मॉल, उनके बीच में 32 का डिफरेंस होता है। ओके। अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैं ए की बात करता हूं, ए का
इंटरनली एक कोड होता है और वो कोड क्या है आपका 65। अब ए क्या है? ए एक कैरेक्टर है और 65 की बात की जाए तो 65 एक नंबर है और नंबर कैसी वैल्यू है? ये आपकी इंटीजर, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर एक पॉइंट, एक स्टेटमेंट अपने माइंड में बिठाओ। किसी भी कैरेक्टर की बात की जाए तो हर कैरेक्टर इंटरनली एक इंटीजर नंबर होता है। रिमेंबर, हर कैरेक्टर इंटरनली एक इंटीजर नंबर होता है। इस पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये पॉइंट अगर आपके माइंड में बैठा रहेगा तो आप आगे कुछ लॉजिकल ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर होगा तो जब आप फ्यूचर में कुछ प्रोग्राम बनाओगे तो आपको ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल पे लेके आता हूं। मान लो कि आपको पता करना है, कोई स्पेस को कंपेयर करना है, स्पेस। अब स्पेस को कंपेयर करने के लिए मैं चाहूं तो मैं ऐसा लिखूं, या फिर मैं डायरेक्टली अगर 32 का यूज कर लूंगा तो भी मैं स्पेस के थ्रू कंपैरिजन कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो स्पेस होता है उसका आस्की कोड क्या होता है आपका 32। डन। तो ये पॉइंट आपके माइंड में आपको बिठा के रखना है कि हर कैरेक्टर इंटरनली क्या होता है? इंटीजर। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहां पर कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आस्की की बात की जाए तो आस्की में टोटल मिलाकर 256 कैरेक्टर के कोड अवेलेबल होते हैं। 256 कैरेक्टर के कोड अवेलेबल हैं किसके अंदर? आस्की के अंदर। हर कैरेक्टर का क्या होगा? एक कोड होगा। डन। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो ए का कोड क्या है? 65। बी का कोड क्या है यहां पर? 66। सी का कोड क्या है यहां पर? 67। डन। तो इस तरीके से ओवरऑल मिलाकर मेरे पास में कैरेक्टर कितने अवेलेबल हैं? 256। और कोड कितने अवेलेबल हैं टोटल मिला के? 256। डन। 256 कोड, ध्यान रखना प्लीज, 256 कोड मतलब सिंपल वर्ड में बात की जाए तो 256 नंबर्स। और अगर मैं 256 नंबर्स की अगर बात करूं तो इन 256 नंबर को अगर मुझे मेरे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कराना है तो इसको स्टोर कराने के लिए मुझे 8 बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कैसे? ध्यान देना। तो अगर मान लीजिए मैंने लिखा 256, तो 256 को हम लिख सकते हैं यहां पर 2 to the power 8। रिमेंबर, अगर आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 to the power 8 का मतलब क्या होता है? 256। अब 8 की बात की जाए तो 8 का मतलब क्या हुआ? 8 यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बिट्स। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ बिट्स। और अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ बिट्स की बात करूं तो 8 बिट का मतलब क्या होता है? 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट। रिमेंबर, मतलब अगर मुझे टोटल मिला के 256 कैरेक्टर को स्टोर कराना है तो उनको स्टोर कराने के लिए मुझे 1 बाइट की मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसी कारण सी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो सी लैंग्वेज में जो कैरेक्टर होता है वो टोटल मिला के 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। डन। ये मैंने थोड़ा सा इंटरनल चीज़ों को लेके गया हूं। अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो तो लेट इट बी, छोड़ दो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी वजह से। बट हाँ, ये चीज़ ध्यान रख लेना कि कैरेक्टर जो होता है वो 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। दैट्स इट। डन। तो ये टॉपिक था हमारा कैरेक्टर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया है जिसे मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इसको मैं डिस्कस करूंगा आगे जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, कांस्टेंट और वेरिएबल। आप सभी ने यहां पे नोटिस किया होगा कि मैंने आपसे कहा था कि भैया 0 का कोड होता है 48 और 9 का कोड होता है 57। अब कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर 0 तो इंटीजर है तो उसका कोड कैसे हो गया? तो इसको समझने के लिए अपन एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं बेटा अपन कांस्टेंट। ठीक है? तो जब मैं आपको कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा तब ये चीज़ें आपके माइंड में प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएंगी कि ये चीज़ें मैंने सिंगल इन्वर्टेड में लिखी हैं तो क्यों लिखी हुई है। डन। तो ये हमारा टॉपिक था। टॉपिक का नाम था आपका कैरेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टर डेटा टाइप को पढ़ा था। तो जो भी चीज़ें हमने कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में पढ़ी थी उन सारी चीज़ों को हम आज के इस लेक्चर में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं साइज के बारे में। रिमेंबर,
मैंने आपको ये बताया था कि कैरेक्टर की बात की जाए तो कैरेक्टर का जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं इंटीजर की, तो इंटीजर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इंटीजर होता है उसका साइज टर्बो कंपाइलर पे 2 बाइट होता है और जीसीसी कंपाइलर पे 4 बाइट होता है। बट कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो कैरेक्टर का जो साइज होता है वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी नहीं करेगा। अगर आप टर्बो कंपाइलर पे वर्क करोगे तो वहां पर भी कैरेक्टर का साइज 1 बाइट होता है, और अगर आप जीसीसी कंपाइलर यूज करोगे तो वहां पर भी कैरेक्टर का साइज 1 बाइट ही होगा, रिमेंबर। तो यहां पर अपन एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ प्लीज़ आपको इनके ऊपर अभी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये मैं आपको आगे डिटेल में क्लियर करूँगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर क्या बता रहा है, साइज ऑफ कैरेक्टर इन सी लैंग्वेज इक्वल टू 1 बाइट्स। क्लियर। इसके अलावा मैंने आपको कैरेक्टर की रेंज बताई थी। मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज में जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके कहाँ तक होती है, 255 तक। रिमेंबर, 0 to 255। और हर कैरेक्टर की बात की जाए तो हर कैरेक्टर का क्या होता है, इंटरनली एक कोड होता है। तो जैसे ए की बात की जाए तो ए का कोड क्या होता है, 65। बी की बात की जाए तो बी का कोड क्या होता है, 66। तो ऐसे हर कैरेक्टर का क्या होता है, इंटरनली एक कोड होता है, और उस कोड को क्या बोला जाता है, आस्की कोड। तो चलिए मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूं कि कौन कौन से कैरेक्टर है और किस कैरेक्टर का आस्की कोड क्या है। तो चलिए इसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, इंटीजर आई, और इसके लिए मैं एक लूप का यूज करूंगा। आप में से अगर कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लूप पहले पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन आगे इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 255, देन i प्लस प्लस। printf /n character at %d code is equal to %c comma i that's it, and then मैंने यहाँ पे लिख दिया get ch। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखिए जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा आपको यहाँ पर अलग अलग आस्की कोड विजिबल होंगे, और हर आस्की कोड पे आपको उसका एक कैरेक्टर विजिबल होगा। कहां पर, इक्वल टू सिंबल के बाद में यहां पर। अब एक चीज आप नोटिस करिएगा प्लीज, अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 के बाद में आपको यहां पर कोई भी कैरेक्टर विजिबल नहीं हो रहा है। डन। तो यहां पर 0 की बात की जाए तो 0 पर जो कैरेक्टर अवेलेबल है वो एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, मतलब जो आपको विजिबल नहीं होगा, नॉन प्रिंटेबल। डन, क्लियर है। और 0 की बात की जाए तो 0 कोड होता है कैरेक्टर जिसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। अब नल कैरेक्टर की बात की जाए तो नल कैरेक्टर का यूज अपन तब करेंगे जब मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। डन। तो उस टाइम पे अपन नल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब 1 की बात की जाए तो 1 पे आपको एक स्माइलिंग फेस दिखाई दे रहा है, 2 उस पर भी एक स्माइलिंग फेस है। देन इस तरीके से आपको हर कोड के बाद में उसका कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जो 3 है वो कोड है, और जो ये हार्ट शेप बना हुआ है ये आपका कैरेक्टर है। डन। देन इस तरीके से 9th कैरेक्टर की बात की जाए तो 9th कैरेक्टर के ऊपर आपका जो कर्सर है वो थोड़ा दूर चले गया है। अब ये दूर क्यों गया है मैं आपको एक चीज बताता हूं। जिन्होंने कंप्यूटर पे वर्क किया होगा पहले तो उनको एक चीज पता होगा कि जब अपन टैब की प्रेस करते हैं, टैब, तो कर्सर थोड़ा दूर चले जाता है। यहां पर जो 9th कोड है वो कोड टैब की का होता है। देन जब मैंने 10 पे की बात करी तो 10 पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो कर्सर है वो अगली लाइन में जा चुका है। क्यों? क्योंकि 10 की बात की जाए तो 10 कोड होता है आपके कीबोर्ड की एंटर की का। डन। देन इसके बाद आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपके सामने यहां पर बहुत सारे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर दिखे। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि 32 की बात की जाए तो 32 के बाद में आपको यहां पर एक ब्लैंक स्पेस दिख रही है।
क्योंकि 32 जो कोड होता है वो आपके स्पेस की का होता है। ये जो आपकी स्पेस की होती है कीबोर्ड पे, उसका कोड क्या होता है 32। डन। इसके बाद में आप और आगे बढ़ेंगे तो आप यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे कि यहां पर 48 के आगे लिखा हुआ है 0। तो जो 0 होता है उसका कोड होता है 48, 1 का कोड 49, 2 का कोड 50। इस तरीके से अगर बात की जाए तो 9 का कोड क्या होता है आपका 57। डन। इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कैपिटल ए का कोड है आपका 65, कैपिटल बी का कोड है 66, कैपिटल सी का कोड है 67। इस तरीके से आगे कहां तक 90 तक। डन। उसके बाद 97 से स्टार्ट होते हैं आपके स्मॉल अल्फाबेट्स और उनके कोड कहां तक जाएंगे आपके पास में 122 तक। दैट्स इट, जो आपको विजिबल हो रहा है यहां पे। इसके बाद 127 तक आपके आस्की कैरेक्टर्स होते हैं, बट 128 से जो कैरेक्टर स्टार्ट होते हैं उनको नॉर्मली बोला जाता है एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर्स। डन। और एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर की बात की जाए तो ये जाएंगे 128 से 255 तक। बट इन कैरेक्टर की बात की जाए तो इन कैरेक्टर की नॉर्मल कोडिंग में आज के समय में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो अगर आप फ्यूचर में जब हायर लैंग्वेजेस पे काम करोगे, जैसे लाइक जावा पे काम करोगे, पाइथन पे काम करोगे, तो वहां पर यूनिकोड सिस्टम वर्क करता है और यूनिकोड सिस्टम में ये एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर नहीं होते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप इनको अवॉइड कर सकते हो, बट मेनली आपको जिन कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो कैरेक्टर होंगे आस्की कैरेक्टर, और जो होंगे 0 से लेके 127 तक। दैट्स इट। अगर आप चाहें तो इस कोड को नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैंने आपको यह बताया था कि जितने भी कैरेक्टर होते हैं, हर कैरेक्टर का क्या होता है, एक इंटरनली एक कोड होता है, और वो कोड क्या कहलाता है आस्की कोड। जैसे ए की बात की जाए तो ए का कोड क्या है 65, बी की बात किया तो बी का कोड क्या है 66, सी की बात किया तो सी का कोड क्या होता है 67। डन। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हर कैरेक्टर इंटरनली एक इंटीजर नंबर होता है। आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मैं ए की बात करूं, ए कैपिटल ए की बात की जाए तो ए का इंटरनल कोड क्या होता है 65। डन। अब मान लो कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम में आपने कोई कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया, कैरेक्टर एक्स। डन। यहां पर क्या होगा, आपके पास में एक बाइट की मेमोरी बनेगी और इस मेमोरी का नाम क्या होगा एक्स। डन। और इस एक्स के अंदर आपने असाइन कर दिया मान लीजिए कैरेक्टर, और कैरेक्टर क्या है ए। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप इस एक्स वेरिएबल के अंदर इस ए कैरेक्टर को असाइन करोगे तो ये जो ए है वो इस एक्स वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा। इस ए की बात की जाए तो ए का जो कोड होता है, ए का कोड क्या है 65। डन। वो यहां पर स्टोर होगा इस जगह पे। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, किसी भी कैरेक्टर की बात की जाए तो हर कैरेक्टर इंटरनली क्या होता है, एक इंटीजर नंबर। रिमेंबर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान देना प्लीज यहां पे। जैसे मान लो कि आपने कोई कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया, कैरेक्टर। डन। और कैरेक्टर वेरिएबल का नाम था मान लीजिए एक्स, और इस एक्स के अंदर आपने कैरेक्टर स्टोर करा दिया, वो कैरेक्टर कौन है आपका ए। डन। और मैंने क्या करा यहां पर उस कैरेक्टर को यहां पे प्रिंट करा दिया। तो मैंने यहां पे सिंपली स्टेटमेंट लिख दिया कैरेक्टर इन एक्स वेरिएबल इक्वल टू %c कॉमा एक्स। डन। अब इस कोड को अगर मैं रन करूंगा तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपका आउटपुट क्या आएगा, वही जो आया था पहले। दैट्स इट। क्या बोला कि जो एक्स वेरिएबल उसके अंदर कैरेक्टर क्या रखा हुआ ए। डन। तो यहां पर आपने क्या करा था कि उस एक्स वेरिएबल को कैरेक्टर असाइन किया था, बट अगर आप चाहो तो आप उसको डायरेक्टली उसका कोड भी असाइन कर सकते हो। क्लियर। डन। अब देखिए जैसे ए की बात की जाए तो ए का कोड क्या है 65। डन। तो अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो भी मेरा आउटपुट सेम ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। लुक एट दिस। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है जब आप कैरेक्टर असाइन करते हो, जैसे आपने ए असाइन करा तो ए इंटरनली जाके क्या बन रहा है 65। तो भैया मैं एक काम करता हूं ना, मैं डायरेक्टली 65 असाइन करता हूं तो बात ही खत्म हो जाएगी। डन। तो
आप चाहें तो किसी कैरेक्टर वेरिएबल में डायरेक्टली आस्की कोड भी असाइन कर सकते हैं। डन। सेम एज इट इज, मान लो कि आपकी बात की जाए तो आपको अगर कैपिटल ए के बजाय स्मॉल ए असाइन करना है तो आप क्या करोगे, यहां पे लिख दोगे 97, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इस कोड को कंपाइल करूंगा और रन करूंगा, आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है, स्मॉल ए। डन। और मैंने आपको यह भी बताया था कि भैया कैपिटल ए और स्मॉल ए की बात की जाए तो कैपिटल ए के कोड 65 और स्मॉल ए के कोड 97, इन दोनों के बीच में 32 का डिफरेंस है। सेम एज इट इज, कैपिटल ए और कैपिटल बी और स्मॉल बी के बीच में 32 का डिफरेंस है, कैपिटल जेड और स्मॉल जेड के बीच में 32 का डिफरेंस है। तो अगर मैं यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने एक्स के अंदर क्या स्टोर कर लिया, 65 की बात की जाए तो 65 किसका कोड है, आपका कैपिटल ए का। मैंने कोड कंपाइल किया, कोड को रन किया, आउटपुट क्या मिला, कैपिटल ए। बट अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पर एक्स के अंदर से अगर मैं प्लस जो एक्स है उसके अंदर कोड क्या पड़ा हुआ 65, उसके अंदर प्लस कर देता हूं मैं 32, सिंपल। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, स्मॉल है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है जो क्या करेगा, किसी भी कैपिटल कैरेक्टर को काय में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल में। और अगर आपने यहां पर 97 लिया होता, 97 मतलब क्या, स्मॉल है, और आपने इस x में से -32 कर दिया होता, x में क्या पड़ा हुआ 97, -32 करा तो क्या हो जाएगा 65। तो अगर आप इस कोड को आप कंपाइल और रन करोगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, कैपिटल है। इट्स वेरी सिंपल, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को सोच पाओगे। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑन कैरेक्टर। रिमेंबर, इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है जो आएगा भी, ठीक है, ये तो शुरुआत है। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।